So again, chapter third, I am going to discuss fiber to fabric. So today I will start from the silk. Okay. So silk. Silk fiber is obtained from the cocoons of the silkworm, that is also called silk moth. The silk moth lives on the leaves of mulberry plants. Students, you know very well that silk fiber is obtained from the cocoons of the silkworm. जो सिल्कवॉर्म होता है उसके कोकून से हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होता है और उसको हम सिल्क मॉथ भी बोलते हैं. एंड द सिल्क मॉथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज और मलबेरी प्लांट्स. और जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क सॉरी जो सिल्क मॉथ है, ये कहाँ रहता है? ये मलबेरी प्लांट्स के ऊपर रहते हैं. इज इट ओके? टाइप्स ऑफ सिल्क. If we talk about the types of silk, so different types of silk worm produced different types of silk in terms of luster and texture. So different types के silk हमें obtained होते हैं, silk worm produce करते हैं different types के silk को, जिसमें अलग से lusters होगी, shine होगी और उनके texture भी अलग अलग होंगे. For example, टशार silk, मूगा silk, कोशा silk, etc. आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ. ये सारे जो सिल्क आप देख रहे हो, टशार सिल्क, मूगा सिल्क, कोशा सिल्क, ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ से ऑब्टेन्ड होते हैं. एंड मलबेरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ. जो मलबेरी सिल्क से हमें जो भी मतलब मीन्स कि मलबेरी सिल्क जो है वो मोस्ट कॉमनली सिल्क मॉथ होता है. आफ्टर दैट, व्हाट इज सेरीकल्चर? So the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. हमें silkworm आप जो हम reared करते हैं, वो जो हमें silkworm obtained हो रहा है, जो हमें silk obtained हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कह सकते हैं. या एक टर्म में हम कहें कि सेरीकल्चर में हम silkworm के बारे में पढ़ते हैं या सिल्क के बारे में पढ़ते हैं. सेरीकल्चर से हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होता है और पूरा सेरीकल्चर एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें सिल्क ऑब्टेन्ड हो रहा है. नेक्स्ट, यू कैन सी सिल्क मॉथ मेल एंड फीमेल, हाउ दे अपीयर, कैसे लगते, कैसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ सिल्क. हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज व्हाट? सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना. वी ऑल नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 BC. लगभग 3500 BC, 3500 BC के लगभग हमें सिल्क, चाइना में सिल्क की डिस्कवरी हुई थी. एंड सिल्क बिकेम ए प्राइज्ड पोजीशन बिकॉज इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर्स. और ये महंगे होते हैं क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स के मिलके, फाइन फाइबर्स मिलके, फैब्रिक से मिलके बने होते हैं फाइबर से, और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और लस्टर साइन के होते हैं. ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय एम्परर्स ओनली. जनरली ये पहले एम्परर्स यूज किया करते थे, जो राजा महाराजा थे वही इस तरह के कपड़े यूज किया करते थे. एंड इट वाज थ्रू ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसी वजह से ये एक वर्ड्स की मतलब हमारे वर्ड में जो वर्ड है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये पहुंच पाया, मतलब अलग अलग देशों में ये जा पाया. Over a period of time, silk was a staple item of trade during ancient time. Due to this, the ancient trade routes which linked China to other parts of the world are called Silk Route. So Silk Route वो रूट है जो मीन सिल्क रूट का मतलब होता है कि जो अदर कंट्री हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये सिल्क जो है ट्रांसफर होता था या जाता था, भेजा जाता था. इसीलिए इसको जो है सिल्क रूट भी बोला गया, क्योंकि अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में सिल्क का जो है ट्रांसपोर्ट होता था या सिल्क जाता था. एज पर हिस्टोरियन, सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आल्सो. प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज आल्सो बीन फाउंड. ये अगर हम बात करते हैं सिल्क की, तो सिल्क हमारा इंडिया में प्रोड्यूस होता है. एंड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका प्रमाण है कि जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उस समय ये पाया गया था. क्लियर? Now, life cycle of silkworm. Life cycle of silkworm. There are 4 stages in the life cycle of silk moth.
सिल्क मॉथ के लाइफ स्टेज में मतलब मीन्स लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज एग होता है, दूसरा लार्वा होता है, थर्ड वन इज प्यूपा एंड एडल्ट। सो एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ये 4 स्टेज होती हैं। पहले एग बनेगा, फिर एग डेवलप होके लार्वा बनेगा, फिर लार्वा प्यूपा में और प्यूपा एडल्ट में। ओके, सो फीमेल सिल्क मॉथ lay eggs after about 14 days. Eggs are hatched into larvae called caterpillars. सो फीमेल सिल्क मॉथ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एग ले करती हैं, और ये एग अबाउट 14 डेज मीन्स आफ्टर 14 डेज ये एग हैच्ड आउट होते हैं, मतलब फट जाते हैं, फूट जाते हैं, और इनसे लार्वा बाहर आता है, और इसी लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कैटरपिलर है, जो ये लार्वा है, ये लार्वा ग्रो करता है प्यूपा स्टेज में। एंड जब ये ग्रो हो जाता है प्यूपा स्टेज में, इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो ये सिक्रीट करता है फाइबर्स को, और वो फाइबर्स जिसमें फाइबर जो सिक्रीट करता है उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, प्रोटीनियस फाइबर्स होते हैं, और उसको वो वीव्स करता है फाइबर में अपने अराउंड। क्या करेगा, इटसेल्फ उसको फाइबर अराउंड सेल्फ कंप्लीटली, मतलब उसको फाइबर में बना देगा जो प्रोटीन होगी। एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून, और इसको जो है कोकून बोलते हैं। जो प्रोटीन है वो कवर्ड रहेगी, और यही कवरिंग जो है प्रोटीन की कोकून बोला जाता है। एंड आफ्टर कोकून फॉर्मेशन लिव इन द कोकून फॉर सम टाइम, दे लिव्स इन द कोकून फॉर सम टाइम। जब कोकून फॉर्मेशन हो जाता है तो ये प्यूपा स्टेज में उसी में रहते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोकून ग्रो इनटू सिल्क मॉथ। और जब सॉरी प्यूपा से स्टेज से बाहर आते हैं, कोकून से बाहर आते हैं, तो ये किस रूप में आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, एडल्ट फॉर्म में आते हैं या सिल्क मॉथ के फॉर्म में ये कोकून से बाहर निकलते हैं। तो ये लाइफ साइकिल हो गई कोकून की। ठीक है, अब इसको जब मैं आपको स्लाइड दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, तो आप ये जो कंप्लीट ये है इसको आप देख सकते हैं। अभी सभी एनसीईआरटी बुक खोलें, और एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि एडल्ट सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ, जो एडल्ट सिल्क मॉथ है, या उसके बाद एरो लगा होगा, फीमेल सिल्क मॉथ दिख रहा होगा, वो एग ले की होंगी, और आप ये एग्स को मलबेरी के लीव्स पे देख सकते हैं। एंड यही एग की जब ग्रोथ होती है तो कैटरपिलर स्टेज में होती है, लार्वा स्टेज में होती है, फिर लार्वा डेवलप होके कोकून बनाता है जो कि प्यूपा स्टेज होती है, और फिर ये कोकून डेवलप होके एडल्ट सिल्क मॉथ बना लेता है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं मलबेरी ट्री पे कैसे ये स्प्रेडेड फॉर्म में है, ये मलबेरी ट्रीज है। एंड आफ्टर दैट प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ, जो आपका सिल्क है जिसे हम सिल्क मॉथ से ऑब्टेंड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, second one is reeling, third one is dyeing, and this is followed by spinning and weaving, spinning and weaving. Now you can see processing of silk, आप देख सकते हैं कई सारे स्टेप्स हैं इसमें, और हर एक स्टेप से पहले एडल्ट, फिर फीमेल, फिर इसने मलबेरी लीव्स पे एग्स दिए, फिर ये कोकून प्यूपा स्टेज में, फिर फाइबर्स स्टेज में, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, the female silk moth lay eggs. Eggs are stored over a clean cloth or paper strip. The eggs are warmed to a suitable temperature. क्या कहते हैं, जो फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती हैं, इन एग को स्टोर किया जाता है एक क्लीन क्लॉथ्स में या पेपर स्ट्रिप पे। स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, द एग आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर। अब एग को हम एक सुटेबल टेम्परेचर पे हीट करते हैं, बॉयल करते हैं। द एग्स हैज इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर। अब इस जो एग हम टेम्परेचर पे जो हम बॉयल कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, उससे लार्वा निकलेगा, और लार्वा कैटरपिलर के फेज में निकलेगा या सिल्क वॉर्म्स के फेज में निकलेगा। एंड द सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन बम्बू ट्रेज एंड फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। अब ये सिल्क वॉर्म को आप जानते हो कि इनको बम्बू ट्रे पे भी रखा जाता है, मैंने क्लास में बताया है। एंड दे फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज, उसमें कुछ मलबेरी लीव्स डाल दिया जाता है,
और यही मलबेरी लीव्स को फीड करके वो अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं. आफ्टर 30 to 40 days the silkworm stop eating and being to spin cocoon. आफ्टर 30 to 40 days ये जो सिल्क वॉर्म्स हैं ये उस मलबेरी लीव्स को खाना बंद कर देते हैं, उसको ईट करना बंद कर देते हैं एंड बिगिन टू स्पिन कोकून, और कोकून फॉर्मेशन बनाना या कोकून फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ कोकून्स गेट हार्डेंड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर. जब कोकून फॉर्म हो जाता है तो वो हार्डन फेज में आ जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होगा, इसीलिए वो हार्ड हो जाएगा. इनसाइड द कोकून द सिल्क वॉर्म डेवलप इनटू सिल्क मॉथ. अब ये जो सिल्क वॉर्म है अभी कोकून के अंदर ही है, और कोकून के अंदर ये डेवलप होके क्या बना लेता है, सिल्क मॉथ बना लेता है. नाउ रीलिंग ऑफ सिल्क. द कोकून आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट, आर बॉइल्ड, आर एक्सपोज्ड टू स्टीम, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. रीलिंग ऑफ सिल्क प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें हम कोकून को कलेक्ट करते हैं और सनलाइट में रख देते हैं या बॉइल्ड कर देते हैं, ठीक है, या उसके बाद जो हमें ऑब्टेन्ड होगा मीन्स की जो सिल्क फाइबर्स है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा वहां से. एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग. रीलिंग क्या होता है, रीलिंग प्रोसेस क्या होती है या रीलिंग टर्म क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ द सिल्क थ्रेड. सिल्क थ्रेड को बाहर निकालना कोकून से, इसी को हम रीलिंग बोलते हैं. एंड रीलिंग इज डन बाय मशीन. रीलिंग ऑफ सिल्क आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कैसे रीलिंग ऑफ सिल्क प्रोसेस हो रही है. आफ्टर दैट डाइंग, स्पाइनिंग एंड वीविंग. डाइंग में हमको पता है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि द सिल्क फाइबर आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर. सिल्क फाइबर को अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट कलर में डाई करेंगे. स्पाइनिंग एंड वीविंग क्या है, द सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू थ्रेड्स एंड वोवन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ. सिल्क फाइबर को हम फिर स्पून करेंगे थ्रेड्स में और उसको फिर हम डिफरेंट टाइप्स के सिल्क क्लॉथ में या फाइबर में हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्म कर लेंगे, उसको फॉर्म कर लेंगे. नाउ यू कैन सी स्पाइनिंग एंड वीविंग ऑफ सिल्क. देखो मशीन के थ्रू कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे स्पाइनिंग और वीविंग की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है. नाउ यूज ऑफ सिल्क. व्हाट इज यूज ऑफ सिल्क. सिल्क इज वेरी कॉस्टली फैब्रिक बेटा, बहुत महंगा होता है. एंड सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, स्पेशली ट्रेडिशनल डिशेज इन इंडिया. इंडिया में जो ट्रेडिशनल डिशेज बनते हैं उनकी वीविंग क्लॉथ जो मतलब सिल्क फाइबर से ही बनते हैं, लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड अदर वेडिंग क्लॉथ्स. जो शादी ब्याह में क्लॉथ्स बनते हैं वो भी आपके सिल्क से ही बनते हैं. सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी. ये इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत लस्टर होता है, शाइनी होता है, फाइन क्वालिटी का होता है, इसलिए ये ज्यादा कॉस्टली होता है या इसकी डिमांड ज्यादा है. एंड ज्यादा कौन करता है इसकी डिमांड, जिनके पास पैसा ज्यादा है तभी सिल्क पहन सकते हैं. अभी तो आप देख रहे हो सिल्क की साड़ियां बहुत लोग पहन रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसको राजा महाराजा ही पहना करते थे, एम्परर वगैरह. नाउ द कंट्रीज विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल आर चाइना. अब वो कंट्री जो सिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है उसमें चाइना आता है जिसका फर्स्ट रैंक है, एंड इंडिया. चाइना पहले रैंक में है, उसके बाद इंडिया है. Now comes on plant fiber. Student, the common plant fibers are cotton and jute. जो कॉमन प्लांट फाइबर है कॉटन होते हैं, जूट होते हैं. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन हमें कॉटन प्लांट के फ्लावर से ऑब्टेन्ड होता है. एंड जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जो जूट प्लांट की स्टेम होती है उनसे हमें जूट फाइबर ऑब्टेन्ड होता है. नाउ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. Cotton is cultivated in black clay soil and it needs warm climate. The sowing of cotton crop is done by early spring. जैसे ही बरसात का महीना शुरू होता है हम इसकी बुआई करते हैं, इसको सो करते हैं, और इसको ये क्लेई सॉइल में ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है. एंड इट नीड्स वार्म क्लाइमेट. थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट में इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, हम शो करते हैं इसको. कॉटन प्लांट्स आर bushy एंड अबाउट 1 to 2 मीटर टॉल. लगभग ये बुशी होते हैं, झाड़ टाइप के होते हैं और 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं प्लांट. एंड द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 days एंड गिव whitish yellow flower. इसको फ्लावरिंग में लगभग 60 डेज लग जाते हैं कॉटन प्लांट को कॉटन प्लांट में फ्लावर आने में.
एंड इट गिव व्हाइटिश येलो फ्लावर, लगभग व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन होता है इसके फ्लावर में, एंड द फ्लावर टर्न रेडिश इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ये फ्लावर रेड कलर के हो जाते हैं, एंड फ्लावर स्लोली ग्रो इनटू स्फेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड कॉटन बॉल। और इसमें फ्लावर्स में धीरे धीरे एक स्फेरिकल गोलाकार वॉलनट लाइक का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और इसी को हम कॉटन बॉल बोलते हैं। एंड फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दीज साइड दीज सीड्स, और जो फाइबर है कॉटन का वो इसी सीड्स में ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न ब्राउन, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद जो पहले ग्रीन रहता है कॉटन बॉल, फिर वो टर्न हो जाता है ब्राउन में। और जब वो मेच्योर हो जाता है तो द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द वाइट कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब वो मेच्योर हो जाता है तो जो कॉटन की बॉल्स है वो फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, और उसके अंदर जितना भी कॉटन है फाइबर आप वहां पे देख सकते हैं। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, फर्स्ट आप गिनिंग। गिनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, को प्रोसेस करने का पहला स्टेप गिनिंग है। गिनिंग में क्या होता है? फर्स्ट वन इज गिनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनिंग पूछा जाता है, गिनिंग इज स्पाइनिंग, सो focus on it. Ginning, the cotton picked up from the plants has seed in it. The process of removing cotton seed from pods is called ginning. जो पॉट्स है, जो दाने हैं उसमें जो सीड्स है उनसे कॉटन को रिमूव करना गिनिंग कहलाता है। एंड गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। ट्रेडिशनली हम हैंड से गिनिंग प्रोसेस करते थे। नाउ डेज मशीन्स आर यूज्ड इन गिनिंग, अभी के समय में मशीन्स यूज की जा रही हैं, मशीन्स के द्वारा गिनिंग हो रही है। नेक्स्ट वन इज स्पाइनिंग। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाना स्पाइनिंग बोला जाता है, फाइबर से यार्न बनाना स्पाइनिंग बोला जाता है। एंड द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, और जो रॉ कॉटन होती है इंडस्ट्री में सप्लाई की जाती है स्पिनिंग प्रोसेस के लिए। नाउ स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन यार्न, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कॉटन के यार्न बनाने में? सो लिसन इट। The raw cotton is loosened and cleaned to remove straw and dried leaves. जो raw cotton होता है उसको लूज किया जाता है, उसमें से जो straw है, जो dried leaves है वो रिमूव की जाती है। And the clean cotton is then fed into machine, फिर इसको मशीन में डाला जाता है। And the cotton fiber are combed, मशीन में इसकी कॉम्बिंग होती है, स्ट्रेटेंड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा रोप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम सिल्वर बोलते हैं। नाउ द सिल्वर ऑफ कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब ये जो सिल्वर ऑब्टेन्ड हुआ, जो स्ट्रेटेन और कॉम्ड फॉर्म में ऑब्टेन्ड हुआ रोप लाइक स्ट्रक्चर में, अब इसको क्या करेंगे, सिल्वर को ये कन्वर्ट किया जाता है यार्न में बाय स्पिनिंग यूजिंग मशीन्स। मशीन्स के थ्रू ये कॉट यार्न में बदल दिया जाएगा, इसको इसका फॉर्म चेंज कर दिया जाएगा। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की प्रोसेसिंग करते कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वीविंग। वीविंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। दो सेट्स yarn के दो सेट्स को अरेंज करना ही वीविंग कहलाता है। साथ साथ दो yarn को अरेंज करना, फैब्रिक बनाना क्या बोला जाता है? वीविंग बोला जाता है। एंड द बिग रील्स ऑफ yarn आर कॉल्ड बॉबिन्स। जो बिग रील्स होती है ना yarn की, उसे बॉबिन्स बोलते हैं। जिसके यहाँ सिलाई मशीन हो, आप वहां पे देख सकते हैं, अपनी मदर से पूछ सकते हैं। These bobbins are used for weaving the cloth. यही यही bobbins आपके cloth को weave करने में help करती हैं। And cloth is woven on looms after that they bleached and dyed to give a finish. उसके बाद जब ये क्लॉथ्स आपका लूम्स में बना लिया जाता है तो ये उसके बाद ब्लीचिंग इसकी करते हैं और डाइट करते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, मतलब इसका वर्क फिनिश कर देते हैं और क्लॉथ्स जो है तैयार हो गया। अब मतलब आपकी जो स्टिचिंग और वीविंग प्रोसेस है कंप्लीट हो गई है। नाउ कम्स ऑन निटिंग। निटिंग कैन बी डन बाय हैंड एंड मशीन। निटिंग आपकी हैंड से होती है और मशीन के थ्रू होती है। जस्ट टू yarns आर यूज्ड इन निटिंग, दो yarn यूज किए जाते हैं निटिंग प्रोसेस में। वाइल मोर देन टू yarns इज यूज्ड इन वीविंग, जबकि वीविंग में दो से ज्यादा यार्न यूज किए जाते हैं, लेकिन निटिंग में हम टू यार्न को ही यूज करते हैं। स्वेटर, सॉक्स, स्कार्फ, कैप्स आर knitted फ्रॉम द वूल। वूल से हम इसको knit करते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉटन इन इंडिया। कॉटन इज कल्टिवेटेड मेनली इन महाराष्ट्र एरिया, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान,
तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, यहाँ कॉटन आपको मिलेगा अपने इंडिया में। एंड यूज ऑफ कॉटन, कॉटन इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स, एग्जाम्पल टॉवेल्स, बेडशीट, कर्टन्स, साड़ीज। ओके, सही है, सुनाई पड़ रहा है सभी को। नाउ कम्स ऑन जूट, आपने जूट भी आपके इस चैप्टर में है, तो जूट क्या होता है इसको आप सुन लीजिए, देख लीजिए। जूट फाइबर इज, यस बेटा, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर आपको जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है एंड इट इज कल्टीवेटेड इन रेनी सीजन, और इसका कल्टीवेशन रेनी सीजन में होता है जूट का। जूट फाइबर इज पेल येलो इन कलर एंड 2 to 3 मीटर लॉन्ग, लगभग पीले थोड़ा सा येलो कलर में होंगे और 2 से 3 मीटर लॉन्ग होंगे। जूट फाइबर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एंड इट हैज सिल्की टेक्सचर, और इसको टच करोगे तो आपको ये इसकी बनावट सिल्की टेक्सचर टाइप की लगेगी, हल्का सा सिल्क टाइप का। एंड जूट इज ग्रोन इन एलुवियल सॉइल, जो होती है एलुवियल सॉइल उसमें इसकी ग्रोथ होती है, विच इज फाउंड यूजुअली इन डेल्टाज रीजन ऑफ द गंगास एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की रिवर्स की जो डेल्टाज एरिया है, यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल आपका मिलेगा और यहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है, जूट का कल्टीवेशन होता है। इन इंडिया, अगर इंडिया में बात करते हैं तो जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। बिहार, असम, वेस्ट बंगाल रीजन में इंडिया में इनकी ग्रोथ होती है। जूट प्लांट आर अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर इन हाइट, लगभग 2.5 to 3.5 मीटर इनकी हाइट होगी। एंड इट बियर्स येलो फाइबर्स इन 3 to 4 months, और फ्लावर बियर करने लगेंगे जूट फाइबर, जूट प्लांट लगभग 3 to 4 month में। एंड जूट प्लांट आर यूजली कट एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को हम कट कब करते हैं, जब इसमें फ्लावर लग जाते हैं। A good quality fiber is obtained from plants which are cut at the flowering stage, वही बात हो गई। After falling of dry leaves, bundles of dry plants are kept in pond for a few days। जब हम इनको ड्राई लीव्स इसमें आ जाती है तो उस बंडल को, उस स्टेम को कट करते हैं, और कट करने के बाद पूरे स्टेम को हम कुछ समय के लिए पानी में भिगो के सोख करने के लिए रख देते हैं, उसको डुबो देते हैं, रख देते हैं। इन दिस पीरियड द गमी स्किन रॉट्स आउट द सेपरेट द फाइबर, इसमें क्या होगा, जो गमी स्किन होगी वो सड़ जाएगी, रॉट्स हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग, RETTING, इसे रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉटन का जो जो उसका गमी स्किन है वो सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, रॉट्स होके सेपरेट आउट हो जाता है, जिसको बाहर बाद में हम उसको निकाल लेते हैं। एंड द जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेटेड जूट बाई हैंड, अब उसमें से स्टेम से हम इस को बाहर कर लेंगे, उसीलिए इसमें लिखा है कि जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेटेड जूट बाई द हैंड। नाउ जूट फाइबर इज यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग गनी बैग्स, किसमें इसका यूज हो रहा है जूट फाइबर्स का, तो गनी बैग्स बनाने में, शॉपिंग बैग्स बनाने में, रोप्स, कारपेट्स एंड कर्टेन एटसेट्रा, ये सब सारी सारी चीजें बनाने में इनका यूज होता है। नाउ कम्स ऑन द सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, रिंकल रेजिस्टेंट एंड क्विक ड्राइंग। सिंथेटिक फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, एंड क्विक ड्राइंग, जल्दी सूख जाते हैं वो। एंड दीज आर यूज इन मेकिंग डिफरेंट मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, नेकटाइज, सेल्स, स्वेटर, शॉल्स, कॉर्पेट एंड ब्लैंकेट, ये सब बनाने में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज होता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग बोट्स, स्केटिंग बोर्ड्स एटसेट्रा, सिंथेटिक फाइबर बनाने में इनका भी यूज होता है। मतलब ये बोर्ड मेकिंग बोर्ड्स जो बनती है, स्केटिंग बोर्ड्स बनता है, ये सब सारी चीजें सिंथेटिक फाइबर की हेल्प से बनती हैं। सो ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, सिंथेटिक फाइबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स।